फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद ऑर्गेनिक और अनएक्सपेक्टेड भी लगता है। जो गांव वाले पहले पैसिव थे, उन्हें गांव के पुजारी और गिरीश कर्नाड ने एकजुट किया। उनका जुलूस, जो पहले केवल धार्मिक जुलूस लगता था जैसा कि हमने फिल्म के शुरुआत में देखा, इस बार जमींदार के सारे नौकर भी इसमें शामिल हो गए। इसके कारण पहली बार जमींदार के परिवार को अपने घरेलू काम खुद करने पड़े। हालांकि जब यह जुलूस जमींदार के घर की दहलीज पर पहुंचता है तो जो होता है वह केवल दर्शकों के लिए ही नहीं बल्कि जमींदार के परिवार और गिरीश कर्नाड के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। हेलो एवरीवन, अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे श्याम बेनेगल की 1975 की फिल्म निशांत की, जिसका अर्थ है रात का अंत। यह फिल्म भारतीय पैरेलल सिनेमा का एक मील का पत्थर है जो सामाजिक न्याय और शोषण जैसे विषयों को गहराई से छूती है, जिन्हें बेनेगल ने अपनी पहली फिल्म अंकुर में भी दिखाया गया था। यह फिल्म अंकुर के क्लाइमैक्स में शुरू हुए विरोध का लॉजिकल सीक्वेंस प्रतीत होती है। आप अंकुर पर अनफिल्टर टॉक हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित और सत्यदेव दुबे के डायलॉग्स के साथ यह फिल्म इंडिपेंडेंस से पहले के भारतीय गांव में जमींदारों द्वारा किए गए शोषण को दर्शाती है। यह व्यक्तिगत ट्रेजेडी और कलेक्टिव सफरिंग को आपस में जोड़ते हुए एक सीरियस नैरेटिव प्रेजेंट करती है। शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, समिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी और मोहन अगाशे जैसे अद्भुत कलाकारों से सजी यह फिल्म जेंडर, क्लास और सिस्टेमिक ऑपरेशन पर एक गहरा और विचारोत्तेजक पर्सपेक्टिव पेश करती है। फिल्म की कहानी एक क्रूर जमींदार परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके मुखिया अन्ना यानी अमरीश पुरी और उसके 3 छोटे भाई हैं। यह परिवार गांव में असीमित शक्ति का उपयोग करता है, भूमि हड़पने, गरीबों का शोषण करने और उनकी महिलाओं को गुलाम बनाकर उनका यौन शोषण करने में लिप्त है। सबसे छोटा भाई विश्वम यानी नसीरुद्दीन शाह शुरुआत में इस अनैतिकता का विरोध करता है, लेकिन स्कूल शिक्षक की पत्नी सुशीला यानी शबाना आजमी से प्रभावित होकर वह भी इसमें शामिल हो जाता है। सुशीला का अपहरण और बंधक बनना शिक्षक यानी गिरीश कर्नाड के लिए नैतिक और मानसिक क्राइसिस पैदा करता है। वह न्याय पाने के लिए सरकारी व्यवस्था का सहारा लेता है, लेकिन व्यवस्था की विफलता उसकी उम्मीदों को तोड़ देती है। फाइनली गांव के पुजारी की मदद से वह गांव वालों को विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। यह विद्रोह, जो एक तरह से मुक्ति का प्रतीक है, अंधाधुंध हिंसा में बदल जाता है, जो मॉब जस्टिस की अराजकता को दर्शाता है। फिल्म की थीम्स की बात करें तो यह फिल्म महिलाओं की ऑब्जेक्टिफिकेशन को उजागर करती है और उन्हें फ्यूडल पैट्रियार्की में मोहरे के रूप में पेश करती है। सुशीला का अपहरण और रुक्मिणी यानी स्मिता पाटिल का इस स्थिति को साइलेंट एक्सेप्टेंस देना और बाकी औरतों की उस घर में गुलामी को नज़रअंदाज करना सब्जुगेशन को नॉर्मलाइज करने का प्रतीक है। यहाँ तक कि नौकरानी पोचम्मा भी झूठ बोलती है कि सुशीला के पति उसे वापस नहीं अपनाएंगे। सुशीला धीरे धीरे जमींदार के घर में अपनी जगह ढूंढने लगती है। क्लाइमैक्स में स्थितियां बहुत कम्प्लेक्स हो जाती हैं, जहां पोचम्मा क्रांतिकारी जुलूस में गांव वालों के साथ शामिल हो जाती है। दूसरी ओर रुक्मिणी हिंसा से शॉक्ड नजर आती है और मौका मिलने के बावजूद घर नहीं छोड़ती। वह एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी की तरह लगती है, जो खुले दरवाजे के बावजूद बाहर नहीं जाती। विश्वम सुशीला का हाथ पकड़कर उसे खींचता है और रुक्मिणी को पुकारता रहता है। इस पल में सुशीला रुक्मिणी को लेकर चिंतित नजर आती है, लेकिन विश्वम एक ऐसी दौड़ में है जो उसे जमींदारी और क्रांतिकारी भीड़ से दूर नहीं ले जा पाती। और इस फिल्म में जो दूसरी थीम नजर आती है वो है जस्टिस और रिवेंज। क्लाइमैक्स में दिखाया गया हिंसक विद्रोह न्याय और बदले के बीच की महीन रेखा को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या ऐसी तबाही सच्ची मुक्ति ला सकती है। हत्या की शुरुआत गिरीश कर्नाड द्वारा की गई थी, लेकिन उनका असली मकसद गांव वालों का समर्थन हासिल करना था ताकि वह सुशीला को कैद से छुड़ा सके। हालांकि उनकी एक तरफा सोच और जमींदार के घर में
हो रही घटनाओं से अनजान होना, साथ ही सुशीला के बदलाव उनकी इस समझ को धुंधला कर देते हैं कि सुशीला भी दूसरे पक्ष में शामिल हो चुकी थी। यह बहस का विषय हो सकता है कि उसने ऐसा सेल्फ मोटिवेशन से किया या पोचम्मा के प्रभाव में। फिल्म में परफॉर्मेंसेस पर बात करते हुए सबसे पहले शबाना आज़मी के कैरेक्टर को देखते हैं। शबाना आज़मी ने सुशीला के किरदार में अपनी अदाकारी से गहराई और बारीकी दिखाई है। उन्होंने एक स्कूल मास्टर की निश्चिंत लेकिन असर्टिव पत्नी से लेकर जमींदार के भाइयों की दया पर निर्भर एक सेक्स स्लेव तक का सफ़र और फिर जमींदार के घर में अपनी जगह बनाने की उनकी कोशिशों को शानदार ढंग से पेश किया है। उनका अंत इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी पक्ष को चुनने के बाद उसके परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। समिता पाटिल की बात करें तो उन्होंने रुक्मिणी के किरदार में साइलेंट लेकिन प्रभावशाली विरोध को बाखूबी पेश किया है। शुरू में सुशीला के साथ उनकी सिंपैथी विश्वम के सुशीला के करीब आने के बाद नफरत में बदल जाती है। घर न छोड़ने का उनका निर्णय यह भी दर्शा सकता है कि वह अपने विवाह में दूसरी महिला को स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी कई भावनाओं और किरदार के रंगों को उन्होंने अपनी इस पहली फिल्म में बाखूबी प्रस्तुत किया है। और नसीरुद्दीन शाह ने विश्वम के किरदार में गहरी जटिलता और अपने भाइयों के साथ क्राइम्स में सांठ-गांठ को बड़ी सूक्ष्मता से पेश किया है। उनका जमींदारी के घर और क्रांतिकारी भीड़ से दूर भागना उन्हें फाइनली डेक्कन के बंजर और पहाड़ी इलाके में ले जाता है। अमरीश पुरी ने अन्ना के रूप में फ्यूडल ऑपरेशन के प्रतीक को दमदार और खतरनाक तरीके से पेश किया है। उनका जीवन सत्ता के दबदबे को बनाए रखने से जुड़ा नजर आता है। यहाँ कभी वह अपनी भूमि पर काम करने वाले मजदूरों की उपज छीनते हुए दिखते हैं या अपने भाइयों को मंदिर से गहने चुराने के लिए भेजते हैं, जैसे वह कोई पुराने समय के निरंकुश राजा हों और मंदिर उनकी ओर से जनता से कर वसूल रहा हो। और फाइनली बात करते हैं गिरीश कर्नाड के बारे में। गिरीश कर्नाड ने स्कूल मास्टर के रूप में बेबसी और मॉरल आउटरेज को प्रभावी ढंग से पेश किया है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जो जमींदार परिवार द्वारा गांव वालों के शोषण को देखता है, उससे लेकर अपनी पत्नी को कैद से छुड़ाने के लिए हर संभव कानूनी कोशिश करने वाले एक हताश पति के रूप में उनकी यात्रा को उन्होंने बाखूबी निभाया है। पुजारी और गांव वालों को जमींदार परिवार के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करना उनका आखिरी प्रयास था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वह भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिसकी मर्डरस फ्रेंजी उनकी पत्नी सुशीला को भी खत्म कर देगी। फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो श्याम बेनेगल का निर्देशन बेबाक और यथार्थवादी है, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बिना किसी समझौते के पेश करता है। विजय तेंदुलकर का स्क्रीन प्ले इंडिविजुअल ट्रॉमा और व्यापक सोशल कमेंट्री के बीच संतुलन बनाए रखता है, जबकि सत्यदेव दुबे के डायलॉग्स ऑथेंटिसिटी और इमोशनल वेट जोड़ते हैं। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो गोविंद नहलानी के विजुअल्स ग्रामीण लैंडस्केप्स की सुंदरता को फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन की कठोर वास्तविकताओं के साथ जोड़ते हैं। बंद और अंधेरी किले जैसी जमींदार हवेली शोषण की घुटन भरी संरचनाओं को दर्शाती है, जिनकी उपस्थिति बाहरी दुनिया में चाहे इनविजिबल हो लेकिन उतनी ही मजबूत है। और एडिटिंग की बात करें तो भानुदास दिवाकर की रिस्ट्रेन्ड एडिटिंग धीरे धीरे टेंशन को बिल्ड अप करती है, जो एक विस्फोटक क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस के सीन्स को संवेदनशीलता के साथ पेश किया गया है, जो ग्राफिक विजुअल्स के बिना टेंशन्स को प्रभावी ढंग से कन्वे करता है। और वनराज भाटिया का मिनिमलिस्ट म्यूजिक और साइलेंस का स्ट्रेटेजिक उपयोग इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाता है, जबकि एक लौता गीत पिया बाज प्याला कहानी में दर्द को जोड़ता है। निशांत को 1977 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी से सम्मानित किया गया और 1976 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर के लिए कंपटीशन में भी शामिल किया गया था। यह फिल्म भारतीय पैरेलल सिनेमा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है, जिसे जेंडर, क्लास और सत्ता के समीकरणों पर अनकंफर्टेबल ट्रुथ को
उजागर करने के साहस के लिए आज भी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही हम अनफिल्टर टॉक का आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और आपके दोस्त ये और इसके जैसे और भी अनफिल्टर टॉक रिदम्स ऑफ राइम पर देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।